ऐसे समय में बीजेपी में थे जब कोई नाम नहीं लेता था बीजेपी का, तो आपने तब बीजेपी को क्यों चुना? हम अपने आदमियों की बात को मानते हैं, हम घाटा मुनाफा नहीं देखते। तो जब आईएनएलडी छोड़ने का फैसला किया आपने तो फिर मुश्किल था वो? तो मुश्किल तो था, लेकिन मित्र दोस्तों की बात माननी पड़ती है। तो स्कूटर पे घूम के हाँ। मनोहर लाल जी हाँ जी। क्या मतलब पूरा दिन क्या काम करते थे संगठन वो को? संगठन का काम करते थे, वो बैठकें लेते थे, जैसे जगह जगह जाके कार्यक्रमों का निर्माण करते थे। अभी बीजेपी का तो काम ही है सिर्फ भोजन करो, चिंतन करो, मंथन करो, फिर विश्राम करो। वो तो चौधरी बंसीलाल जी क्या करते थे, ईटिंग सीटिंग बात करते थे वो। मीटिंग आपने इतने चुनाव लड़े है ना, हर बारी हारते ही रहे, हाँ। लेकिन जब बीजेपी का मजबूत समय आया हाँ जी, तभी आपको जिता दिया। होता तो सारा प्रभु की कृपा से है। नशा कैसे आ रहा है हरियाणा में? हमारी सरकार तो प्रयास करके इसको मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान करेगी। आप 2014 में जीते, मनोहर लाल जी का भी पूरा फुल आशीर्वाद रहा आप। मनोहर लाल जी की देन है वैसे। किसान अब मांग उठा रहे हैं और इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही थी, वो जायज? कानून में जो किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए, मतलब वो समझा नहीं पाए। तो 2024 में विश्वास था आपको टिकट मिलेगी पार्टी से? 24 में मनोहर लाल खट्टर जी ने टिकट दिया मेरे को। देखो मैं तो टीवी पे कह रहा हूँ आज इस बात को। मंडियों में खरीद तो जारी है, लेकिन बेमौसम बारिश ने बहुत परेशान किया। बारिश से खेती खुले आसमान के नीचे होती है, बारिश होगी तो फसलें गिर गई, ओले गिर गए, उससे नुकसान। कितना सफल अपने आप को राणा साहब आप मान रहे हैं कि भाई किसानों के लिए सरकार जो कर रही है कितना पॉजिटिव है, या फिर किसानों को कितना फायदा? ये किसानों के लिए सरकार वचनबद्ध है। तो विपक्ष तो जाके मंडियों में ये बवाल कर रहा प्रॉब्लम विपक्ष को तो है जी, उसकी सरकार नहीं बनी। अभय चौटाला भी कह रहे हैं कि भाई सरकार ने किसानों को तंग किया तो मैं सरकार की तसल्ली करा दूं। देखो अभय चौटाला तो एक बड़ा किसान है। आपसे जब किसान नेता मिलने आते हैं कि सरकार के कामकाज से खुश हैं? देखिए दोनों तरह के किसान चाहे धरना करें, चाहे प्रदर्शन करें, चाहे सवाल पूछें, आप जवाब सबके देंगे? बिल्कुल देंगे, हम जाते हैं उनके पास। आपको ऐसी कोई शिकायतें आती हैं क्या कि भाई पोर्टल से हमें बड़ी दिक्कत है? जो पहले खाद था वो आधार कार्ड पे मिलता था, लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये जो खेत का रिकॉर्ड है ये किसान के पास है। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बादल की चाल देख के अपनी चाल। कि हरियाणा में जितने भी मुख्यमंत्री हरियाणा ने देखे हैं वो सबसे बेहतर कौन है? इसमें जितने भी मुख्यमंत्री बने वो परिवार का तो सिस्टम सब ने चला के रखा है। अगर कोई परिवार का सिस्टम खत्म किया तो वो मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, आपको भी पूरी मुख्यमंत्री वाली फीलिंग आ रही है? तो फीलिंग तो यूँ आ रही ना, भी अपना खास आदमी मुख्यमंत्री है। आज का ये शो बहुत खास है क्योंकि आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो उस समय से बीजेपी में है जब बीजेपी का हरियाणा में कोई नाम लेने वाला था नहीं, और लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे, और आज पार्टी में सरकार में हिस्सेदारी है, कैबिनेट मंत्री के तौर पे जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग इनके पास है, वो विभाग जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है। किसानों के लिए क्या कुछ प्लानिंग है, किसानों के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, किसानी को बचाने के लिए क्या कुछ कर रही है, क्योंकि तमाम दावे तो हो रहे हैं लेकिन ग्राउंड पे किस तरीके से काम है, सवाल इस बात का भी है। क्योंकि अक्सर हरियाणा के लोगों की निगाहें इसी बात पर टिकी होती हैं कि आखिर किसानों का भला वाकई में क्या किसी ने किया है। हर जगह पर आपको बहस सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर देखने को मिलेगी, लेकिन आज हमारे साथ टू द पॉइंट में बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी हैं, जो हमारे साथ किसानी से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ अपने राजनीतिक जीवन के बारे में भी खुलकर चर्चा होगी, और वो बताएंगे कि भाई जब बीजेपी में थे ऐसे समय पे जब बीजेपी को कोई जानता नहीं था, तब से लेकर अब तक का जो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी का भी रहा है वो कितना दिलचस्प रहा है, और आज कैसे नायब सिंह सैनी साहब की कैबिनेट में किसानों की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम करने का काम कर रहे हैं, और बहुत सारे सवाल उनसे पूछेंगे जिनके जवाब हमें उम्मीद है वो टू द पॉइंट ही देंगे। खुद भी एक किसान रहे हैं तो जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत आज करते हैं। हमारे साथ श्याम सिंह राणा साहब हैं। राणा साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। ऐसे समय में बीजेपी में थे जब कोई नाम नहीं लेता था बीजेपी का, तो आपने तब बीजेपी को क्यों चुना? आपको क्या मतलब विजन अच्छा लग रहा था, पार्टी अच्छी लग रही थी, क्या क्या था उस वक्त आपके जहन में? देखिए अभी आपने मौका दिया इसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हरियाणा न्यूज़ का। भाई आप हमारी बात सुनने के लिए आए, लेकिन हमारा बैकग्राउंड जो है, जो सारी चीज़ों से अगर अब उसका फ़ायदा मिलता है वो ग्रामीण क्षेत्र का है।
तो उसमें हमने अपने गांव के स्कूल में 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा के साथ साथ खेती का अनुभव भी साथ साथ मिलता रहा, क्योंकि खेत में हर रोज सुबह शाम जाना होता था। अपने खेती का जो सिस्टम था वो समझने में कोई देरी नहीं लगी। अच्छा, आप खुद पूरा खेती बचपन से ही बचपन से ही सीख गए थे? खेती का था। हाँ, तो उसमें उस समय बिजली की मोटरें नहीं थी, अच्छा, और नई मशीनें थी। तो बैलों की से खेती होती थी, बैलों से ही गाते थे उसको, फसल को। दड़ लगती थी, फिर हवा से तोंगड़ियों से बरसा के फिर दाना भूसा अलग अलग करते थे। तो उसमें काफ़ी जानकारी तो वहीं हो गई थी 5वीं क्लास तक। 5वीं के बाद स्कूल हमारा था ही 5वीं का। फिर परिवार के लोगों ने मेरे को शाहबाद गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ दाखिल करा दिया। तो मैंने 8वीं वहाँ तक की। तो 8वीं के बाद फिर मैं डीएवी स्कूल करनाल में 9वीं 10वीं 11वीं की शिक्षा वहाँ प्राप्त की। और उस समय जब हरियाणा 66 में बना, तो वो मेरे याद है बात को। वहाँ पंजाब में चंडीगढ़ पे बड़ा डिस्प्यूट चला था। चंडीगढ़ वो और फाजिल का देने की बात आई थी। तो उस टाइम फेरू मान जी बड़े नेता थे पंजाब के, तो उन्होंने तो मान ली थी बात, भाई चंडीगढ़ पंजाब की, बोर फाजिलका के 104 गांव हरियाणा को दे देंगे। लेकिन बाद में फिर एक नारा लगा, भाई ये जो है ना मज दे के घोड़ी लई, लीद चुकनी पई, दूध पीणो गए। तो वो बात थी। फिर वो बात इस बात का मतलब भी आप समझाओ, क्योंकि हरियाणा के लोगों को बहुत ज़्यादा पंजाबी नहीं आती है, तो आप इसका मतलब भी समझाएंगे तो मुझे लगता है सही तो रहेगा। हमारे वहाँ उस टाइम पंजाबी थी। हाँ, हम पंजाब में ही थे सारे, तो स्कूलों में भी पंजाबी पढ़ाते थे, हमारे को पंजाबी आती है। हाँ, तो उस समय जो चंडीगढ़ का झगड़ा चला ना, तो पंजाब के हरियाणा के नेताओं में टक्कर हुई थी, भाई चंडीगढ़ कौन लेगा। तो पंजाब के लोग कहते थे चंडीगढ़ तो हम लेंगे। तो हमारे नेताओं ने कहा भाई चलो बोर फाजिल का हिंदी स्पीकिंग एरिया 104 गांव है वो हमारे को दे दो। फेरू मान जी मान गए, पंजाब के जो नेता थे। लेकिन बाद में दूसरे नेता थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया, भाई फेरू मान का जो फैसला वो तो ऐसा है जैसे मैंस तो दूध देती है और घोड़ी तो दूध नहीं देती। भाई मज दे के मैंस दे के घोड़ी लई, भाई बोर फाजिल का दे के चंडीगढ़ ले लिया। और वो कहते हैं भाई मज दे के घोड़ी लई, भाई दूध पीणो गया, लीद चुकनी पई। भाई आप समझ गए ना। ये नारा उस टाइम हम स्कूल में थे, डीएवी स्कूल करनाल में। तो हमने कहा भाई चंडीगढ़ तो फिर यूनियन टेरिटरी होगी, बोर फाजिल का एरिया पंजाब पे रह गया। तो उसके बाद फिर हम यूनिवर्सिटी में आए। यूनिवर्सिटी में 3 साल हमने बीए करी वहाँ से, फिलोसफी ऑनर। और उसके बाद फिर मैं एथलीट हूँ बाई बर्थ, बाई नेचर, बाई स्ट्रक्चर बॉडी। पहले पशु चगाते थे जंगलों में, तो एक्सरसाइज घोड़ों की सवारी करते थे, एक्सरसाइज हो जाती थी बच्चों की। हॉर्स राइडिंग भी आती है आपको? हाँ, और बचपन से करते हैं जी। अभी करते हैं, कभी मौका मिलता है? अच्छा, करते हैं हॉर्स राइडिंग? हाँ, जोड़ा घोड़ा मिले तो कर लेते हैं जी। अब शौक था पहले तो बच्चों का, हर घर में घोड़ी थी। तो दबाते भी थे, दड़ाते भी थे आपस में जंगलों में, रोज के पीछे, हिरणों के पीछे। तो बेर खाते थे जंगलों में, तो बड़ी बॉडी फिजिकल फिट हो गए। तो उसमें फिर एथलेटिक्स में बेस्ट एथलीट बन गए। यूनिवर्सिटी के 3 साल बेस्ट एथलीट रहे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। फिर जेफरी हर्बर्ट एक कोच था जर्मनी का, वो कोच हमारे कहने लगे जर्मन आ जाओगे? हमने कहा अभी आ जाएंगे। मैं 110 मीटर हर्डल ऑफ टाइप एंड जंप का एथलीट था। अच्छा, मैं जर्मन चला गया। फिर मैंने लैंग्वेज सीखी जर्मन। अच्छा, आपको जर्मन लैंग्वेज भी आती है? थोड़ी थोड़ी आती है। अभी कुछ याद है? हाँ, याद है। जैसे कहते हैं ना, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? वी हाइस्ट दू, ये जर्मन की भाषा है। अच्छा, हाँ, जर्मन आती है। जर्मन के लोग बहुत अच्छे हैं, वो इंडियन को बहुत पसंद करते हैं। जब मेरे को वहाँ के स्टूडेंट मिले ना, तो वो कहते थे यू आर नॉट इंडियन, अच्छा, यू आर सो लॉन्ग।
तो आपकी हाइट बहुत है, आप तो जर्मन हो। वो खुश थे इस बात से। हमारे साउथ के बच्चे जो हैं वो थोड़े हाइट के कम है, जैसे मद्रास है, वहाँ के विदेश में थे बच्चे वो। अच्छा। तो उनका इम्प्रेशन ये था भी इंडियन स्मॉल स्ट्रक्चर है। लेकिन जर्मन के जब हम नॉर्थ इंडिया के बच्चे बाहर जाते थे तो हमारी हाइट काफ़ी है, तो इससे प्रभावित होते थे वो। लेकिन वह ऐसी परिस्थिति हुई, मैंने एशियाड 82 में पार्टिसिपेट करना था, तो वो बात, छोटा ब्रदर था गांव में, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो घर वालों ने वापस बुला दिया, वो चेंज हो गई बात। तो उस समय फिर खेती में लगे, तो उस टाइम फिर हमारे जो हरियाणा और पंजाब के जो नेता थे वो प्रकाश सिंह बादल जी और चौधरी देवीलाल जी थे। उनके जलसे होते थे कांग्रेस के खिलाफ, एंटी कांग्रेस। तो हम अपने खेत में से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ के उनके जलसे सुनने जाते थे। तो अब तक मतलब आपका राजनीति में कुछ भी नहीं था ना, उस टाइम तो सिंपल ही था, सिंपल जाते थे। हाँ, तो उनकी भाषण सुन के हमारे को भी उत्साह हुआ, भाई राजनीति में एंटी कांग्रेस इकट्ठे होना चाहिए। अच्छा, एंटी कांग्रेस ही आपने तब भी सोचा? तो सोचा कि भाई देवीलाल जी को ज्वाइन कर लें। देवीलाल जी था उस टाइम हरियाणा में, और कोई था नहीं, या कांग्रेस थे, दो ही पार्टी थी। तो उस समय फिर ये हमने देवीलाल जी के साथ कार्यकर्ता के तौर से काम शुरू किया। लेकिन चलते चलते फिर हरियाणा की राजनीति के अंदर भी बदलाव आए। तो हमारे को फिर वहाँ से पेवा से जनता पार्टी, ये जो इमरजेंसी लगी 75 में, 18 महीने की इमरजेंसी लगी, तो उसमें फिर जेलों में जो नेता थे, जयप्रकाश जी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे उस टाइम। पूरे देश में एक नेता था जयप्रकाश जी, जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वो बसपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो सारी इमरजेंसी में फिर राजनारायण जी ने चुनाव लड़ा। वो चुनाव में इंदिरा गांधी जी हार गई, इंदिरा गांधी जी मानने से इनकार कर गई। फिर वो कोर्ट गया, कोर्ट ने फैसला दे दिया, कोर्ट का फैसले से भी इनकार कर गई। तो फिर उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। 18 महीने इमरजेंसी खुली, 18 महीने के बाद तो वहाँ जनता पार्टी का निर्माण हो गया देश में, और चुनाव होया, कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री हो गए और अरेस्टी चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए जनता पार्टी के। तो लेकिन चलते चलते चौधरी चरण सिंह जी को कांग्रेस वालों ने कुछ उसके उनको कहा, भाई आप तो बड़े नेता हो, आपकी वजह से वोट पड़े, आप प्रधानमंत्री होने चाहिए। तो पार्टी टूट गई। चंद्रशेखर जी और मोरारजी चरण सिंह जी का मतलब प्रधानमंत्री बना दिए कांग्रेस ने वो, लेकिन लोकसभा फेस नहीं कर पाए, बहुमत नहीं साबित कर पाए। तो साबित नहीं कर पाए तो फिर वो पार्टी टूट गई, सरकार टूट गई। सरकार टूटने के बाद कांग्रेस को एक बड़ा उत्साह और मौका मिल गया। कांग्रेस कहने लगे भी हमारे बगैर देश में राज नहीं कोई चला सकता। तो कांग्रेस आ गई। उस टाइम देवीलाल जी की जगह भजनलाल जी थे मुख्यमंत्री, और भजनलाल जी ने तो जैसे ही कांग्रेस की दिल्ली में सरकार बनी पलटी मार दी। तो 4 विधायक बचे जो जनता पार्टी के थे, जिस हम भी जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे उस टाइम। 4 बड़े, मैं सुषमा स्वराज जी अम्बाड़ा से, स्वामी अग्निवेश जी पुंडरी से, बलदेव तायल जी हिसार से, कामरेड शंकर लाल जी सरसा से। ये 4 विधायक जनता पार्टी में बचे और भजनलाल जी सबको लेके कांग्रेस में चले गए। लेकिन विधानसभा में जब हम सेशन देखने जाते थे तो उस टाइम सुषमा स्वराज जी का हमने भाषण सुना वहाँ पर विधानसभा में। तो भजनलाल जी ने खड़ा होकर कह दिया, क्या कर लेंगे मेरा 4 विधायक। तो बहन जी सुषमा स्वराज जी ने फिर उस टाइम एक बात कही, भजनलाल जी याद रखो, जब आदमी का संस्कार होता है ना, 4 आदमी को जरूरत पड़ती है, कहाँ दिए 4 चाहिए, हम 4 हैं, तेरे को वहां तक ले जाएंगे। हमने कहा बहन जी का कमाल का भाषण है। तो उस टाइम हमने अपने को महसूस किया भी हमारा नेता जो है बहन सुषमा स्वराज जी बहुत मजबूत है। लेकिन फिर बहन जी ने चुनाव लड़ा हरियाणा में। उस टाइम एक MLA बना, जो वो भी हमारा अटेली से कहाँ से था, वो अजमत खान, वो फिर कांग्रेस में चला गया।
तो उसके बाद फिर पार्टी का टूटन आई जो। लेकिन एक बात अच्छी हुई उस टाइम, जब जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठा, तो अटल जी और अडवाणी जी एक बात पे अड़ गए, भाई हम अपने संगठन के तो सदस्य रहेंगे, पार्टी छोड़ सकते हैं। तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। तो जब से हमारी पार्टी का निर्माण होके इंडिपेंडेंट फिर राजनीति में आई, तो तब वहां से सफर शुरू हुआ। आज 47 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। तो आज देश में कई जगह सरकारें भी हैं, लेकिन जो ये बात 2007 की है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 2007 के अंदर हमारे अपने जो प्रदेश के अध्यक्ष थे मनचंदा जी थे, प्रदेश के अध्यक्ष मनचंदा जी मेरे पास खेत में आए हमारे गांव में, कहने लगा राणा जी की कर दे हो? महा जी खेती करते हैं, असी तुहानू पार्टी च शामिल करांगे। महा जी कोई बात नहीं। मनचंदा जी ने पार्टी में शामिल कर लिया। अच्छा, उसकी बात 2007 की बात है। हाँ जी। तो उस समय तो पार्टी के लिए दिक्कत थी, भाई पार्टी को खड़ा कैसे करें। तो कुछ लोग, जब आपसे उन्होंने पूछा कि भाई आपको पार्टी में शामिल करना चाहते हैं 2007 में, तो आपने सोचा नहीं कि भाई क्यों जाऊं इस पार्टी में, क्या करूं? हम अपने आदमियों की बात को मानते हैं, हम घाटा मुनाफा नहीं देखते, एक दोस्त की बात को सुनते हैं और उसकी बात पे असर होता है। मनचंदा जी पुराने वाकिफ थे, तो उन्होंने कहा भाई आप पार्टी के अंदर आओ। हम शामिल पार्टी के अंदर हो गए। तो पहले भी हमने चुनाव देवीलाल जी चंद्रशेखर जी की पार्टी से 3 लोकसभा लड़ रखी थी पहले, तो तीनों हारे। पहले तीनों हार गए थे। 1991 में लोकसभा लड़ी कुरुक्षेत्र से, 1,91,000 वोट पड़ा, तारा सिंह जीत गए। वैसे हम 200 कैंडिडेट थे उस समय समाजवादी जनता पार्टी के, तो लेकिन लीड मैं ही कर रहा था कल्ला। हमारे को टीवी चैनल पे ये बात सुन के हुई भाई, अमृतसर से, पटना से लेके अमृतसर तक जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उसमें श्याम सिंह राणा लीड कर रहे हैं। तो मैं लीड कर रहा था 20,000 से। लेकिन जमुनानगर लोकसभा में था जिस टाइम, विधानसभा जमुनानगर कुरुक्षेत्र लोकसभा में था उस टाइम। तो वहाँ जाके हम हमारे को 16,000 पड़ी, कांग्रेस को 54,000 पड़ गई। तो वो जो हमारी 20,000 की लीड थी वो भी खत्म हो गई और थोड़ी सी वोट से कांग्रेस जीत गई। तो वो तो वैसे बधाई देके मेरे को चले गए थे। वो अगले दिन आई काउंटिंग उसकी, जैसे डीसी पे आती ना, कुरुक्षेत्र डीसी पे। तो उसके बाद फिर करनाल लोकसभा लड़ी। उस समय आर डी स्वामी जी बीजेपी का, मत्सीलाल जी का अलायंस था, तो हम समाजवादी पार्टी से थे। वहाँ 1,31,000 वोट पड़े। फिर 1998 में फिर लोकसभा कुरुक्षेत्र से लड़ी, और लड़ते लड़ते बहुत संघर्ष करते रहे। चंद्रशेखर जी के साथ पद यात्रा करी, कन्याकुमारी से लेके राजघाट तक। तो बीच में अभय चौटाला जी की, देवीलाल जी का पोता है, उसके साथ भी हमने 4,000 किलोमीटर की यात्रा करी। तो लंबे समय तक पैदल ही चलते रहे सारी जिंदगी भर। तो जब INLD छोड़ने का फैसला किया आपने, तो मुश्किल था वो? तो मुश्किल तो था, लेकिन मित्र दोस्तों की बात माननी पड़ती है। तो देवीलाल जी ने नहीं समझा ना? उस टाइम की बात नहीं है, तो बाद की बात, 7 की बात है। उस टाइम तो देवीलाल जी एक्सपायर हो गए थे। हाँ जी। तो पुरानी बात थी, उनके साथ भी पद यात्रा करी देवीलाल जी के साथ। तो वो तो बात पुरानी थी, लेकिन 2007 आते आते फिर परिस्थितियां चेंज हो गई, क्षेत्रीय दलों में टूटन आ गई। तो क्या आपको ऐसा लगा कि भाई अब INLD का कोई भविष्य नहीं है, इसीलिए? भविष्य के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं किसी के, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है ना भाई, संघर्ष करते करते कुछ लोगों के साथ संपर्क हो जाते हैं। अब इस संपर्कों का भी बड़ा वो है। जैसे बहन जी सुषमा स्वराज जी थी, वो पहले जनता पार्टी में थी, फिर बीजेपी में गई। बीजेपी में हम दिल्ली उससे मिले, बहन जी हम भी बीजेपी में आना चाहते हैं, आ जाओ। फिर वो मनचंदा जी के साथ जुड़ के बात बीजेपी में शामिल हो, क्योंकि हमारे नेता बीजेपी में जा लिए थे पहले, बहन सुषमा स्वराज जा ली थी। हमारे को ऐसा लग रहा था भी जहाँ नेताओं के साथ रहे हैं ना बचपन से, उन्हीं के साथ संपर्क में रहना चाहिए। तो संघ में भी काम किया आपने? हाँ, उन्होंने काम किया जी उसमें। तो मोदी जी क्योंकि हरियाणा को बहुत ही नज़दीक से रहे हैं, और हरियाणा भी उनके दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि बहुत काम किया है संगठन में। तो आप मोदी जी से मिले उस टाइम? देखिए, उस टाइम मोदी जी से तो संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जैसे बीजेपी में आए फिर मैंने ITC करी,
प्रथम वर्ष कराया, द्वितीय वर्ष कराया, संगठन से जुड़ के ही काम किया। तो वो मन लगी बात, भाई राष्ट्रवाद की जो प्रेरणा मिली वो यहाँ से मिली। वैसे तो सत्ता की प्रेरणा तो सबसे मिली, राष्ट्रवाद की प्रेरणा संगठन से मिली। भाई राष्ट्र पहले, फर्स्ट राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर तीसरे नंबर पे आप अपनी सोच लो। तो ये था तो उस टाइम फिर हम मनचंदा जी से जुड़ के फिर हमारे को दायित्व दिया करनाल का, जमुनानगर का। जमुनानगर में मेरे को समझ नहीं आई बात, मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला था, कुरुक्षेत्र का सारी चीज से वाकिफ था, एक एक गांव से। और लेकिन पार्टी ने फैसला किया अभी आपने तो जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट को जाना है। मेरे को जमुनानगर लेके मैंने वहाँ किराए पे मकान ले लिया, जिलाध्यक्ष बना दिया। मैं जिलाध्यक्ष 6 साल रहा। देखो उस टाइम में कोई ये तो कहता नहीं भी मैंने बहुत किया, लेकिन पार्टी की दयनीय स्थिति थी। तो हमने मेहनत करके वहाँ पर पार्टी का संगठन खड़ा किया। जिस सीट 4 सीटें वहाँ, जमुनानगर है, जगाधरी है, पहले तो छछरौली भी था, वो नए परिश्रम में खत्म करके लाडो बन गया था, और फिर सडौरा रिजर्व है, 3 सीटें जनरल थी। तो जब चुनाव आए तो जिलाध्यक्ष बनने से मैंने अब जमुनानगर में रदौर में कमरा लेके वहाँ तैयारी करी, तो मेरे को मौका दे दिया रदौर से चुनाव का। 2009 का चुनाव लड़ा, 13,000 वोट पड़ी। बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े खुश थे जी, वोटा बहुत पड़ी, लेकिन 13,000 वोटों से खुश हो गए। 13,000 से खुश हो गए थे जी। तो उस समय फिर मैंने तैयारी करी। अच्छा। और डट के बड़े अपना वार्ड लेवल पे, पंचायती वार्ड पे, तो 1100 वार्ड थे, मैंने 1100 तक समाये वहाँ रदौर में। और पार्टी का सर्वे हुआ जब 2014 में चुनाव होना था, 13 में सर्वे आया सरकार की तरफ से, हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस टाइम, और उसने सर्वे कराया तो उसमें आ गया भी रदौर तो बीजेपी जीतेगी। अच्छा। 1 साल पहले पता लग गया। तो फिर हम 67,000 वोट लेके विधायक हो गए वहाँ से, बीजेपी से। और फिर विकास बहुत किया। सुबह की सैर करते थे हम, गाँव में जाते थे 5 बजे। तो कभी कांग्रेस से प्रेशर नहीं आया कि भाई कांग्रेस में आ जाओ, या कांग्रेस के नेताओं ने संपर्क किया उस दौर में कि भाई कांग्रेस में आ जाओ, हम पावरफुल है, सरकार है? कांग्रेस आवाम में थी, घमंड में थी। कांग्रेस सोचती है हमारे बगैर कुछ है ही नहीं। लेकिन जब कांग्रेस में संगठन की कमजोरी है और परिवारवाद हावी है। तो ये शुरू से ही रहा है कांग्रेस में गुटबाजी और इस तरीके की चीजें? देखिए, जब 1947 में सरकार बनी ना देश में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। उस टाइम कोई लोकसभा का चुनाव तो नहीं था, वो तो वैसे बने। और वैसे कांग्रेस की वोट तो थी, 32 वोट थी कार्यकारिणी की वोट। तो उनको जब राय ली उनसे भी देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, तो उस समय 30 आदमी ने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम लिया, और 2 ने लिया इस पंडित जी का नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम। तो महात्मा गांधी जी की ज़्यादा चलती थी, उन्होंने पंडित जी को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ फेल हो गया, बहुमत की बात नहीं बनी। तो जिस पार्टी का आधार बिना संगठन के था और संगठन के अगेंस्ट था, वहाँ तो फिर परिवारवाद हावी हो गया, और वो परिवारवाद अब तक चल रहा, वहाँ संगठन नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, वो पहले संगठन बना, फिर सरकार बने। तो मनोहर लाल जी से पहली मुलाकात कब हुई? मनोहर लाल जी से हमारी मुलाकात हुई जी 2009 का चुनाव था, उससे पहले हो गई थी। अच्छा। हाँ, ये मनोहर लाल जी संघ के बड़े कार्यकर्ता हैं, वो प्रभारी रहे जमुनानगर के, और वहाँ पर स्कूटर पे घूमते थे। उसको बड़ा ज्ञान है वहाँ का, वैसे तो पूरे प्रदेश का ज्ञान। वो अच्छे इंसान है, ईमानदार है, नेक है, नीतिवान है। उनकी नीतियाँ जितनी भी बनाई वो प्रदेश के लिए लाभकारी रही। बहुत नीतियाँ निर्माण किए उन्होंने, और उससे आज सरकार को लाभ हो रहा, नायब सैनी जी की सरकार को। मेहनती नायब सैनी जी बहुत है, हर आदमी से मिलते हैं, गेट खुला रहता है। लेकिन नीतियाँ जो बनी थी उससे अब असर आया उनका, उनसे जो बिना खर्ची, बिना पर्ची के, बिना सिफारिश के जो नौकरियाँ मिली, इससे सरकार कोई वोट बढ़ गया। तो स्कूटर पे घूम के मनोहर लाल जी क्या मतलब पूरा दिन क्या काम करते थे संगठन? वो संगठन का काम करते थे, वो बैठकें लेते थे, जैसे जगह जगह जाके कार्यकर्ताओं का निर्माण करते थे,
तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। तो बहुत सारे लोग जब बीजेपी की बात होती है ना तो कहते हैं कि भाई बीजेपी का तो काम ही है सिर्फ भोजन करो, चिंतन करो, मंथन करो, नहीं, फिर विश्राम करो। वो तो चौधरी बंसीलाल जी क्या करते थे, ईटिंग सीटिंग बात करते थे वो। मीटिंग। जब उनका राज था ना तब करते थे, अब तुम्हारे साथ है सारा परिवार। तो वो उस टाइम तो मजाक कर लेते थे उसका पार्टी का। लेकिन ये जो बैठक है ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर बैठना सीख जाएं, जिसको हम सीटिंग कहते हैं, तो मजबूत हो जाता है। जिस भी बूथ पे सीटिंग हो गई, बैठक हो गई तो हो गई। तो मेरे को पार्टी का जो MLA बना तो ड्यूटी लगी मेरी बाहर एक गांव के अंदर। एक गांव तंगौर है शाहबाद में, वहाँ पे ड्यूटी लगी भी आना जी आपने वहाँ जाके पार्टी का संगठन देखना। मैं वहाँ गया, मैंने कहा अभी पार्टी की क्या स्थिति है। जी हम तो कभी चुनाव ही नहीं हारते बीजेपी का। वहाँ तुम क्या करते हो? महीने में एक दिन बैठा उसको सीटिंग कहते हो, सीटिंग कह लो। वहाँ बैठ के क्या करो? कुछ नहीं करते, चाय पीते हैं। अरे कुछ तो करते होंगे। जी कुछ भी नहीं करते, बैठते बैठते हैं चाय पी लेते हैं। कुछ तो करते हो। जी अगले महीने की ये तय करा भी किसके घर चाय पियेंगे। 12 जगह सीट एक साल में 12 सीटिंग हुई। और फिर बैठे बैठे कुछ तो करते होंगे। फिर कुछ करते तो हैं राणा जी, हम ये करते हैं भी पिछले चुनाव में हमारे लिए कौन आदमी अड़चन था। तो फिर कहते हैं भाई वो किसके कहने का। तो हमारी जो सीटिंग होती है 10-12 आदमी की, एक जना फिर कह देता है जी उस आदमी को तो मेरे साथ उसकी यारी दोस्ती है। अच्छा भाई अगली मीटिंग में उसको लेके आना, मतलब उसको मैं समझा दूंगा। हाँ उसको मैं समझा दूंगा। उसको ले आके चाय पिलाते थे बिना चुनाव के। अच्छा अपना बना लेते थे। अपना बना लेते। चुनाव में तो लोग लग जाते हैं साइड में, फिर अटते नहीं। जिसको एक बार लग गए ना वो फिर अटते नहीं। अच्छा इसीलिए आप लोग 12 महीने 24 घंटे मीटिंग ही करते रहते हैं। मीटिंग का मतलब फायदा बहुत है। संगठन ये तो क्षेत्रीय दलों में और राष्ट्रीय दलों में एक अंतर है। ये मीटिंग कांग्रेस वालों ने भी की थी राज्यसभा के चुनाव से पहले, हिमाचल ले गए थे। सबको बिठा के पूरी मीटिंग की। ये बैठक नहीं है, फिर भी क्रॉस वोट मैडम ये नहीं है बैठक। बैठक होती है बूथ पे। ऐसा होता है। संगठन कहाँ से चलेगा? एक तो संगठन ऊपर से आता है, एक संगठन नीचे से जाता है। बीजेपी का संगठन नीचे से ऊपर जाता है, कांग्रेस का ऊपर से नीचे आता है। अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नॉमिनेट हो गया, फिर प्रदेश अध्यक्ष नॉमिनेट हो गया, फिर जिला अध्यक्ष नॉमिनेट हो गया, फिर आगे नॉमिनेट हो गया। वो तो नॉट इलेक्टेड है, वो तो नॉमिनेटेड। वो तो एक नॉमिनेटेड है, मतलब इलेक्टेड नहीं है। नीचे से हमारा पहले सदस्य बनेंगे, बूथ के मेंबरशिप होगी। मेंबरशिप हो गए फिर वो सक्रिय सदस्य बनेंगे। सक्रिय सदस्य होके फिर हमारे मंडल का अध्यक्ष होगा। मंडल का अध्यक्ष होगा और BLA 2 के जरिए से मंडल का अध्यक्ष बनता है। फिर हमारा जिले का अध्यक्ष होता है, फिर प्रदेश का, फिर देश का। ये जो 50% से ज़्यादा जो हम संगठन तैयार कर लेते हैं तो फिर परमिशन मिल जाती है भी अपना चुनाव कर लो। तो नीचे से चुनाव आता है हमारा। ये पार्टी संगठन हमारा पहले संगठन फिर सरकार। और जहां भारतीय जनता पार्टी संगठन से सरकार में आती है वहां दोबारा फिर आ जाती है क्योंकि संगठन है। और कांग्रेस एक बार जहां आती है दोबारा आती नहीं क्योंकि संगठन नहीं है। अब आपसे सीख रहे हैं, संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। से सीख के कांग्रेस वालों को वो भी सुन रहे होंगे जरूर, लेकिन कोशिश तो करेंगे लेकिन बना नहीं पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। न कल्चर नहीं है क्योंकि परिवारवाद है। परिवारवाद में कोई भी आदमी कितना ही बुद्धिमान हो उसकी बुद्धि का फायदा लेते वो नहीं। जैसे अब बीजेपी में भी बहुत सारे परिवार हैं, है ना। अब रावेंद्रजीत सिंह को देख लीजिए, कृष्णपाल गुर्जर को देख लीजिए, वो भी चाह रहे हैं अपनी बेटे को राजनीति में एंट्री कराएं। आरती राव हैं, अब किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी। लेकिन बीजेपी की जब बात आती है तो सब बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं। कांग्रेस में तो गुटी अलग अलग लड़ाई। जो आप कह रहे हो ना, देखिए किसी का बेटा अगर लायक है, बीजेपी योग्यता का तो इज्जत करती है, लेकिन संगठन की बात होती है। भाई बापू राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा बीजेपी में कहाँ है? संगठन की बात कहता हूं मैं। वैसे हम किसी की कोई बच्चा अगर कोई योग्य है, वो पार्टी का संगठन में पार्टी का वर्किंग करता है, पार्टी का लाभ पहुंचा रहा है, वो उससे तो अच्छी बात है। लेकिन संगठन की बात है वो, भाई संगठन में एक परिवार के आदमियों को एक ही जगह देना, वो परिवारवाद है।
अब जैसे राहुल गांधी है, सोनिया बहन जी है उसकी, ये जो माता जी और उसकी प्रियंका बहन है, वो सारे के सारे उसमें है। प्रधानमंत्री बनेंगे, अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है वो। ये है परिवारवाद। हमारे यहाँ ये नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी योग्यता का तो स्वीकार करती है, किसी का भी बच्चा हो, योग्य हो, अच्छा योग्य हो तो जगह जरूर मिलेगी। लेकिन बापू और बेटा संगठन में नहीं रहेंगे, माँ बेटी नहीं रहेगी। वो ये है संगठन की बात करता हूँ मैं भाई उसमें। तो इसलिए हमारे यहाँ जो हम खेती करते थे बचपन से, और फिर MLA हो गए, और मोदी जी ने, नायब सैनी जी ने कृषि मंत्री बना दिया। अब कृषि मंत्री बनाए हमारे लिए तो ऐसा जैसे पहले से जामनू होता है ना, जैसे नहीं, वैसे कहते हैं ना जब सब्र का फल मीठा होता है। आपने इतने चुनाव लड़े है ना, हर बारी हारते ही रहे, लेकिन जब बीजेपी का मजबूत समय आया तभी आपको जिता दिया। हाँ जी। तो इसमें भगवान को क्रेडिट देंगे, किस्मत को क्रेडिट देंगे, या मेहनत को क्रेडिट देंगे? देखिए, उसमें होता तो सारा प्रभु की कृपा से है। कर्म जो है वो श्री कृष्ण जी ने महाभारत में सबको, गीता में दे ही दिया भाई, जो करेगा तो परमात्मा, मतलब करता तो परमात्मा है। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। कई बार कोई पत्रकार आते हैं, जो राणा जी आपकी आगे इच्छा है, हमारे से पूछ लेते हैं। हमने कहा भी हमारी तो कोई इच्छा नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। जी क्यों नहीं है? महा जी आपके भी हाथ में कुछ नहीं है, मेरे भी हाथ में कुछ नहीं है। महा जी क्या महा सांस आ रहा है, ये आपके हाथ में है क्या? है क्या? जो सांस ले रहे हो आप, क्या हाथ में आई है? किसी के भी नहीं। जब पैदा हुए थे किसी ने पूछा था भी बहन जी आप पैदा होना चाहती हो? और जब जाओगी कोई पूछेगा तो क्या हाथ में? ये सब परमात्मा की देन है। तो वो उसी में अभी करता तो परमात्मा है, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा भाई करता परमात्मा जी है, लेकिन निष्काम कर्म करो। भाई कई बार कहते हैं अभी आप कोई लालच के बगैर करो, फल की इच्छा के बगैर करो। और वैसे ये टेक्निकल भी है, साइंटिफिक भी है। फल तो बाद में मिलता है, पहले क्या करना पड़ेगा? कर्म। तो फिर अगर फल को ध्यान में रखोगे तो कर्म कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कर्म निष्काम कर्म करो, ये गीता का संदेश है। ये सहयोग की बात है। हरियाणा, आप गीता पढ़ते हैं जी? गीता पढ़ते हैं आप? गीता तो घर घर में होनी चाहिए। वैसे तो पढ़ना था क्या, गीता ना पढ़ी जाती ना लिखी जाती, ये तो समझी जाती है। अगर गीता के 18 अध्याय है, अगर 18 अध्याय में से आपको एक शब्द भी समझ आ जाए गीता का, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। गीता एक ऐसा है, उसको तो समझने की जरूरत है। वो एक डायलॉग है, वो कोई लिखी नहीं गई, पढ़ी नहीं गई। वो तो श्री कृष्ण जी का और अर्जुन का एक डायलॉग है, दो श्रेष्ठ व्यक्तियों का डायलॉग है। सृष्टि के अंदर डायलॉग बहुत कम होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कृष्ण जी जैसा बड़ा कोई बड़ा रूप, उससे बड़ा कोई वो नहीं था, कोई परमात्मा का रूप थे। अर्जुन जैसा विश्व के अंदर योद्धा नहीं था। दो महापुरुषों का डायलॉग है, और ये परफेक्ट है। जब दो श्रेष्ठ व्यक्तियों का डायलॉग होता है तो उसका अर्थ निकलता है। अगर बीमारू आदमी का डायलॉग हो तो उसमें तो कुछ भी नहीं निकलेगा। ये हिंदुस्तान और ये हरियाणा प्रदेश जो है, हरि का आना। श्री कृष्ण जी कुरुक्षेत्र में आए, हरियाणा। ये गीता का संदेश कहाँ हुआ? हरियाणा में। हरियाणा को इस चीज का बहुत फकर है, हरि का आना, दूध दही का खाना। पर जब हम दूध दही के खाने की बात करते हैं, जब हरियाणा का नाम आता है, तो आजकल लेकिन नशे की भी बहुत ज्यादा बात हो रही है। देखिए नशा तो क्यों हरियाणा में नशा पनप रहा है? यमुनानगर में भी कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ही नशा हावी है। यमुनानगर, अम्बाला, या उधर सिरसा, फतेहाबाद आप देख लो, या आप इधर जाए तो पेवा साइड में देखो, बहुत ज़्यादा नशे की कंप्लेंट। देखिए मैडम, अगर हम अपने सिस्टम पे रहें तो हमारे यहाँ गबरू पैदा होते थे। माँ बाप से बेसिकल स्ट्रेंथ मिलती है, माँ बाप से बच्चे को बेसिकल स्ट्रेंथ मिलती है, और उससे वो जब बड़ा होता है तो गबरू बनता है वो। ये दूध दही की वजह से था। जब जैसे जैसे नशा आया, गबरू होने बंद हो गए। नशा कैसे आ रहा है हरियाणा में? नशा देखिए देश विदेश से कुछ ऐसे विकास होने लग रहे साइंटिफिक तरीके से, कोई ड्रोन से, कोई कहीं से। बाहर के मुल्क भी हमारे देश को प्रभावित करते हैं। इससे हमारी सरकारें तो सतर्क हैं, और हरियाणा प्रदेश की सरकार तो और सतर्क
फर्क है भाई। नशा रुकना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी हो रही है, रुका भी है, लेकिन कि चीज़ों का जो प्रचलन चल गया वो लोगों तक पहुंच गई, वो धीरे धीरे करके वो समाप्त करना मुश्किल हो जाएगा भैया। हमारी सरकार तो प्रयास करके इसको मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान करेगी। आप 2014 में जीते, मनोहर लाल जी का भी पूरा फुल आशीर्वाद रहा आपके ऊपर। मनोहर लाल जी ने टिकट दिया मेरे को बुला के, और हमने तो बड़ी मेहनत करके, मनोहर लाल जी की देन है वैसे ही कुछ है, उन्होंने सारा कुछ किया। पहले बहन सुषमा स्वराज जी, हाँ जी, फिर नायब सैनी जी हमारे। नहीं, फिर इसके बीच में भी कुछ हुआ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 2014 में आप जीते, मनोहर लाल जी का आशीर्वाद रहा। 2019 में टिकट नहीं दिया पार्टी ने, तो नाराज हो गए, लगा कि भाई टिकट क्यों नहीं मिला मुझे। तो उसमें हमारा जो कार्यकर्ता था ना, जो कार्यकर्ता बहुत है, हजारों की संख्या में, तो वो बिल्कुल ही इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। कार्यकर्ताओं के साथ समझाने के बाद भी नहीं समझे। अच्छा, आप कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पा रहे थे कि भाई टिकट क्यों कटे? लेकिन एक बात है, हमने सरकार के चुनाव में अपनी पार्टी की मुखालफत नहीं की। मैं प्रभारी था, टिकट तो नहीं मिला मेरे को 2019 में, लेकिन मैं प्रभारी था जगाधरी का, मैं प्रभारी था पेवे का, मैं प्रभारी था कलायत का, फिर पे 3 जगह ड्यूटी थी, तीनों विधायक बने। जब सरकार बन गई, फिर देख लिया भी एक एजिटेशन आया था, किसान एजिटेशन। किसान एजिटेशन में किसान प्रवृत्ति हमारी रगों में है, किसान। वो किसानों ने इतना कह दिया, राणा जी अब बीजेपी का स्वरूप बदल गया। टिकट की रौला नहीं था, टिकट वाली बात तो अच्छा, टिकट का नहीं था, तो फिर आईएनएलडी को क्यों चुना आपने वापस जाने उसमें ये ऐसा था, कांग्रेस ने तो ये जो था ना 3 कृषि कानून जो बनाए थे, वो मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, और लोकसभा के अंदर प्रोसीडिंग के अंदर बीजेपी विपक्ष की नेता थी। जब इसको पास कराने के लिए लोकसभा में लेके आए, तो ये दीपेंद्र हुड्डा जी का लड़का सांसद था रोहतक से, भूपेंद्र हुड्डा, हाँ, तो इसने कहा था भी ये कानून बहुत अच्छे हैं, जैसे ये पास हो जाएंगे आलू की लंबाई 2-2 फुट हो जाएगी। ये भाषण दिया। तो बहन सुषमा स्वराज जी विपक्षी नेता, तो वीडियो काट के आप लोगों ने बनाई बढ़िया, और राहुल गांधी की इमेज को हैम्पर। सुषमा स्वराज जी ने फिर एक बात कही, भाई बेटे तो है तो किसान परिवार का, तेरा दादा भी खेती करा था, तेरा बापू हुड्डा भी खेती कराए, हुड्डा साहब, और आप भी खेती करते हो। आलू की लंबाई 2 फुट कभी नहीं हो सकती, आल की हो जाएगी, तोरी की हो जाएगी, वो भी अच्छी खेती करे तो किसान, आलू की नहीं हो सकती। वो जेप गए। तो उस समय बीजेपी ने इस कानून का विरोध किया था। सारे विपक्ष के अंदर भी सुषमा स्वराज ने कहा था ये कानून किसानों के डेथ वारंट है। हमारे को तो वो पड़ा पड़ रखा था बहन जी। लेकिन जब बीजेपी लेकर आई तो फिर आपको अच्छा लगने लगा? नहीं, बीजेपी जब आई तो पार्टी के नेतृत्व ने कोई फैसला ले ले, किस कैसे लिया कैसे नहीं लिया, तो पार्टी नेतृत्व तो सही लेता है वो, लेकिन किसानों ने तो आंदोलन किया, दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे। तो किसान आंदोलन के वक्त श्याम सिंह राणा साहब पे भी बहुत दबाव था और आप प्रेशर में थे? मैं किसानों के साथ था। आपको लग रहा था कि जो किसान अब मांग उठा रहे हैं और इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही थी, वो जायज थी? देखो, एक बात है ना, कानून में जो किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए, मतलब वो समझा नहीं पाए, और उस पे एक चुनाव हुआ था इसका एलनाबाद का, अबे चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था इलेक्शन में, वो इस्तीफा दिया था भाई ये कानून गलत है। तो जब ये एक ही उस दौरान में एक ही चुनाव हुआ, ये था भाई अगर अबे चौटाला हार गया तो ये कानून ठीक है, अगर चौटाला जीत गया अबे चौटाला जी, फिर ये कानून गलत है। तो उस समय किसान यूनियन के नेता जो थे कुछ, मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो कांग्रेस की सपोर्ट पे चले गए उस समय, अरे इसको राणे के लिए, लेकिन ये फिर भी जीत गया। तो उससे किसानों को बल मिला था उस बात से भी। तो ये तो प्रदेश की बात थी, राष्ट्रीय स्तर की बात तो अलग है, प्रदेश स्तर पे इस चीज को हाईलाइट हुआ ये। लेकिन आप डरे हुए थे कि भाई मैं तो किसान ही हूँ, खुद भी बचपन से खेती करता हूँ, तो किसानों से रमा हूँ, हम लाभ आने की बात तो कभी सोचते नहीं। तो इसीलिए आपने बीजेपी से दूरी बनाना उचित समझा, लेकिन किसानों को। लेकिन एक चीज की बात खुशी थी भी, चुनाव के अंदर हमने बीजेपी की मदद की,
लेकिन सिर्फ अच्छा, सरकार भले बन गई, भले ही बाहर चले गए। नहीं नहीं बात सुनो ना मैडम, एक फर्क है। सरकार बन गई, सरकार छोड़ के कौन जाता है? जाता है कोई? सरकार छोड़ के कौन जाता है? और वो भी ऐसी पार्टी में जहाँ ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बात कही, न्यू राणा जी, मैंने तो पहला आदमी देखा सरकार छोड़ के रड़े मैदान वहां खड़े हो गए। अच्छा, आपको कहा जब हाँ, आप वो INLD में गए खुद वो भी 2020 हैरान में? थे भी, सरकार छोड़ के आए हो आप? हाँ। महाजी सरकार की बात नहीं, किसानों की बात थी। तो बहुत ज्यादा मान सम्मान भी मिला होगा INLD में जब वापसी की तो देखो 2020 मान में? सम्मान तो जी बचपन से जिनके साथ भी रहे हम, हमने कभी भी किसी के साथ है बेअदबी नहीं की। देखो पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। वो अभी भारतीय जनता पार्टी पहले से संगठन में रहा हूँ मैं, रमी थी, कोई नाराज तो था नहीं। वो बैठ के किसी बड़े नेता ने नाराजगी दूर कर दी, अपना घर था ही है। तो किसने समझाया? मनोहर लाल जी ने? मनोहर लाल जी हमारे समझाने में तो एक्सपर्ट है, नहीं बड़े बड़े को समझा देंगे। तो मनोहर लाल जी ने फिर समझा दिया श्याम सिंह राणा साहब को कि भाई आ जाइए वापस चुपचाप? नहीं, उसमें नायब सैनी जी का भी रोल है जी। अच्छा, नायब सैनी साहब का भी रोल है। अच्छा, दोनों आपसे मिले? दोनों ऐसा, नायब सैनी जी और खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर जी एक ही हैं। एक ही है, दोनों की राय एक रहती है। किसी मुद्दे पे जब इकट्ठे हो ना तो दोनों का विचार एक है और दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन विपक्ष को तो बड़ी तकलीफ है इस बात से कि भाई एक ही बात करते हैं, सैनी साहब अपनी बात नहीं करते हैं, खट्टर साहब जो भी कहते हैं, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि चीजें बिल्कुल स्मूथ चल नहीं। देखिए मनोहर लाल खट्टर जी संगठन के वर्कर रहे, नायब सैनी जी उनके साथ काम करते थे। मैं जिले का अध्यक्ष रहा 6 साल, इसका कुरुक्षेत्र जमुनानगर का, वो अम्बाड़े के रहे। हम इकट्ठी तो काम करते हैं। अब भी पहले एक ही टेबल पे बैठते थे विधानसभा में, ये एक ही टेबल था हमारा। जिला अध्यक्ष हम एक ही है, काम हम बचपन से इकट्ठे करते आए। हमारे को तो ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री हम ही है। अच्छा, आपको भी पूरी मुख्यमंत्री वाली फीलिंग आ रही है? तो फीलिंग तो न्यू आ रही ना, भी अपना खास आदमी मुख्यमंत्री है। बात तो फीलिंग तो आ जाती है ना, आ जाती है, क्यों नहीं आएगी? तो सैनी साहब से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? पहली तो बचपन से रह रहे जी। पहली का तो हम जिला अध्यक्ष 6 साल तो जिला अध्यक्ष ही रहे जी। पार्टी के मतलब बीजेपी में आने के बाद मिले? नहीं, ये तो नैनगढ़ से काम करते थे। इसकी मैडम भी नैनगढ़ की है। ये तो सारे इनका तो गढ़ है वो, नैनगढ़। तो उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई? पार्टी को मजबूत करने की ही? पार्टी के लिए कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे और हम जिला अध्यक्ष थे, नायब सैनी जी में। वो नायब तो चंडीगढ़ में कोई इकट्ठे रैली करते थे, जलसा करते थे, हम बसों भर के लेके आते थे। नायब सैनी जी भी खूब बसा डोल डाल लेके आता था जी बसों में। हम भी अपने 10 बसा इकट्ठी लेके आते थे। बहुत खूब काम किया। तो मतलब वो लोग जो कहते हैं कि भाई नायब सैनी तो किस्मत इतनी अच्छी है कि सीएम बन गए, वो किस्मत वाली बात नहीं, ग्राउंड पे काम बहुत नहीं किया। हमारा एक गाँव के अंदर पंडित जी होते हैं ना, वो कहते हैं भाई, वो समझाते हैं भाई भाग्य की बात में, भाई जामियो भाग्यवंत, उसके बार में खड़े नेक गुणवंत। तो मतलब बच्चे का जो भाग्य होता है ना, सबसे बड़ा वही होता है। तो उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होती, भाग्य बड़ा होता है। ओम प्रकाश चौटाला जी देखिए मुख्यमंत्री रहे, भाग्य था। जितने मुख्यमंत्री रहे कड़ी तपस्या करी होगी इन लोगों ने, तभी तो रही है। इनका भाग्य उदय है तो तब बनते हैं, ये भाग्य उदय से बनता है आदमी। उनका जो क्वालिफिकेशन की तो चलो बहुत मिल जाते हैं, जब भाग्य उदय होता है ना उसके आगे बहुत। तो भाग्य उदय करने के लिए भी बहुत सारे नेता ना पंडितों के चक्कर बड़े लगाते हैं। नहीं नहीं, ये तो जन्मों की बात है जी मैडम। हमारे यहाँ तो पूर्व जन्म, अब कोई मुख्यमंत्री बन जाए उसको कह दे ना पिछले जन्म में किसी बाबे के धूणे में लकड़ी गिरी है। तो जन्मों जन्मों का आप भी कुंडली में विश्वास रखते हैं, दिखाते हैं अपनी कुंडली की भाई अच्छा समय चल रहा है तो क्या और अच्छा आएगा? नहीं देखिए, एक गीता में तो इसका वर्णन आता है कई बार, भाई हम अच्छे कर्म करें। जब अच्छे कर्म करोगे तो जैसे बैंक में खाता बनता है हमारा, वैसे कर्मों का भी खाता बनता है। जब कर्मों का खाता बन जाता है तो फिर वो रंग तो लेके आएगा। अच्छे कर्मों से ही फल मिलता है। तो 2024 में विश्वास था आपको टिकट मिलेगी पार्टी से? 24 में मनोहर लाल खट्टर जी ने टिकट दिया मेरे को। देखो मैं तो टीवी पे कह रहा हूँ आज इस बात को,
या आगे तो दिल्ली में तो अमित शाह जी, मोदी जी, उन्होंने उससे बात करी होगी। बात तो संगठन मंत्री की भी तो चलती मतलब जब आप नाराज हो गए, INLD में चले गए 2020 में, है। हाँ जी। तो जब वापसी आपने की, घर हाँ, वापसी हाँ, बीजेपी में, तो हाँ। आपको टिकट का बोला गया था कि भाई अब 2024 में पक्का देंगे बस वो था भी आप आ जाओ, आप अच्छे आदमी हो, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। तो फिर आप इतना यही सारा होता है। हाँ, कोई ये तो बीजेपी में ऐसा तो नहीं है हम्म, भाई किसी को कहेंगे तेरे को टिकट यहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे, भाई कहते आ जाओ, चिंता मत करो। फिर आपने सोचा नहीं कि भाई हवा तो कांग्रेस की चल रही है, हाँ। अब बीजेपी की टिकट लेके मैं करूंगा क्या, लोग कह रहे हैं सरकार आ रही है कांग्रेस की, ऐसा कुछ चला? नहीं, ऐसा वो परिवार अपना ही तो था, उसमें तो कोई लाभ आने की बात ही नहीं थी। वहाँ कुछ नहीं था, वो तो जो रुस्सामनी थी अपने घर में, तो रुस्सामनी क्या दिक्कत है वो तो रुस गए तो मना भी लिया मना और फिर एक साथ होकर लगातार रुस्से को मनाओ ना, पटे को सिमो ना, फिर तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये था, तो इसलिए हमारा यहाँ ठीक है, परिवार जैसा ताल्लुक था। तो किसानों को लेकर, क्योंकि आपके दिल के भी बड़े करीब हैं, किसानी भी आपके दिल के बड़े करीब है और किसानों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आपके इस सफ़र के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अब आपके विभाग के बारे में बात करते हैं, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। कितना सफल अपने आप को राणा साहब आप मान रहे हैं कि भाई किसानों के लिए जो आप कर रहे हैं, सरकार जो कर रही है, कितना पॉजिटिव है, या फिर किसानों को कितना फायदा? देखिए, किसानों के लिए सरकार वचनबद्ध है। सरकार खेती जो है हिंदुस्तान की, हमारा दुनिया में 195 देश है, और सबसे ज़्यादा जो एक सरा ज़मीन है, मतलब खेती करने के लायक, वो भारत में सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 30% पूरे दुनिया का एरिया हिंदुस्तान के पास है जो एग्रीकल्चर के लायक है, और इसीलिए कृषि प्रधान देश कहते हैं। हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान स्टेट है। यहाँ पर जो भी किसान, जो भी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दिया। फूड प्रॉब्लम के टाइम में भी हरियाणा के अंदर फूड प्रॉब्लम सॉल्व करने में 15% बफर स्टॉक में अनाज दिया, जबकि एरिया 1.4 है। तो इसलिए यहाँ पर जो किसानों को 24 फसलों का MSP नायब सैनी जी ने दिया, केंद्र की सरकार की पॉलिसी के मुताबिक। अब ये MSP है, तभी फसल का रेट तय कर दिया। बाजरा का 2775 रेट है, और 2200 भी क्या, 575 भाव अंतर दे दिया। हम MSP का मतलब ये है भी सरकार इस रेट के पैसे देने के लिए बाध्य है। अगर मार्केट रेट में बिकता है, कम बिकता है, तो भरपाई सरकार करेगी। तो इसलिए ये तो हमारी थी इस बात की। दूसरा है जी, हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन 2018 में है। ये किसानों के लिए योजनाएं बनाता है, और प्रधानमंत्री का जो किसान सम्मान निधि है, 2000 रुपये हमारे को 3 बार मिलते हैं। हमारे सीजन भी 3 है। वो देसी भाषा में समझाएं मैडम, एक तो हमारा करसा के 4 महीने होते हैं, एक है चमासे का, चमासे में 1200 होती है 4 महीने, एक है स्याले का, स्याले में सर्दी होती है। इन तीनों सीजनों में 2-2000 रुपये मोदी जी किसान के खाते में डाल देते हैं। तो इसके साथ साथ तो फिर ये फसल बीमा योजना, हमारे यहाँ फसल बीमा योजना लागू है, लेकिन किसान विपक्ष जो कहता है अभी बीमा नहीं कराना, वो तो किसान का नुकसान है। मैडम देखिए, हम गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट हमारी कितनी है, मोटरसाइकिल है, कार है, सड़क पे बीमा करा लेते हैं, उसका एक्सीडेंट होता है, मिल जाता है वो। इससे नुकसान तो नहीं था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा जाता है, इसमें प्रदेश का जाता है। 1.5% 2.5% हम किसान से लेते हैं, बाकी सारा प्रदेश की सरकार देती है। इस योजना से सरकार मिलता है। एक हमारे यहाँ जो फसल है, खेती 3 तरह की है। एक तो है रासायनिक खेती, रासायनिक में DAP, यूरिया, जो पेस्टिसाइड है सरकारी, वो होती है। उससे दूसरी खेती है जैविक खेती। जैविक खेती है जी, गोबर से केंचुए के माध्यम से खाद बनाना, वो प्रोसेस है, लंबा है थोड़ा वो। एक है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में हमारी सरकार ने एक गाय, देसी गाय 30,000 की सब्सिडी, और उस पे अगर वो 1 एकड़ में करता है वो 10,000 रुपये हम उसकी टेस्ट होने के बाद लेबोरेटरी में देंगे। भाई एक एकड़ पे 10,000 सरकार उसको
सब्सिडी भी देगी। सब्सिडी देगी। तो ये सिस्टम जो है, इसके साथ साथ हमारी प्रकृति खेती का भी बहुत बड़ा है। फसल विविधीकरण, अब जैसे सरकार कहती है भाई धान की बुआई सूखे में करो, जैसे गेहूँ बोते हैं उसमें 45 रुपए देते हैं, उससे पानी बचता है हमारा ये, और किसान को भी राहत मिलती है, लवाई बचती है, ट्रैक्टर का डीजल भी बचता है, समय भी बचता है। उसमें अगर खेत को खाली रखे तो 8,000 रुपये सरकार उसको देती है भाई पानी बचाने के लिए, दान से टाल करो। उसके साथ साथ फिर हमारे यहाँ फसल विविधीकरण भी है। जैसे हम मजबूरी है हमारी, भाई मानसून बारिश ज़्यादा आ गई तो हम दान तो करेंगे ही। दान के बाद सरसों हमारी मार्च में कट जाती है, पहले वीक में, और फिर हम उसमें सूरजमुखी बो लेते हैं, मक्का बो लेते हैं, और मूंगी है, और उसके साथ साथ उड़द है। ये तीसरी फसल आ जाती है। इसमें फ़ायदा है, इसमें हमारा बहुत बड़ा फायदा हो जाता है, दान हमारी इससे आमदनी भी बढ़ी है। लेकिन अभी किसान परेशान ही है, क्योंकि आप देखिए मंडियों नहीं, में इस बार सरसों बहुत थी, मंडियों में खरीद तो जारी है, लेकिन बेमौसम बारिश ने बहुत परेशान कर दिया। देखिए बारिश, खेती खुले आसमान के नीचे होती है। बारिश से एक चीज है, अभी बारिश का नुकसान है तो, लेकिन जब बारिश आंधी तूफान उड़ाए, सीधी बारिश जब होती है ना खड़ी फसल पे भी, हमारे किसान बुजुर्ग जो थे वो कहते थे भी अनाज बरस रहा। बारिश के बगैर खेती नहीं होती। लेकिन आंधी तूफान ये बयान आपने पहले भी दिया, और लोग इससे काफी नाराज हैं, कह रहे हैं भाई कृषि मंत्री कह रहे हैं कि भाई सीधी बारिश नुकसान नहीं देती, आंधी आए ओले पड़े तो उससे ज्यादा नुकसान। नहीं, आप मैडम आप बोल गए, हमने ये कहा बारिश का नुकसान किसका, फायदा किसका। बारिश भी कई तरह, एक तो बारिश सीधी पड़ती है जिसमें कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, ना ओला है, एक बारिश होगी वो, एक बारिश हुआ भी बूचाड़ आ गया, बारिश होगी तो फसलें गिर गई और ओले गिर गए, उससे नुकसान है। प्रकृति की हमारी खेती तो खुले आसमान में है, इससे मौसम से ही हम खेती करते हैं, बारिश से ही हमारी खेती शुरू होती है। जब ये जेठ साढ़ का महीना होता है ना, आप मैडम नहीं समझ पाओगे उसना, जब अप्रैल मई का महीना होता है, ये जेठ साढ़ बोलते हैं इसको। पत्रकार पूछते हैं दिल्ली में इतनी गर्मी में खेती कैसे होगी, हम कहते हैं भाई सावन आएगा, राम बरसेगा, वातावरण बदलेगा, खेती शुरू हो जाएगी। बारिश से शुरू होती है खेती, खेती शुरू ही बारिश से होती है। लेकिन जब फसल कटने का समय हो और फिर बारिश हो जाए तो किसानों को तो कटने के समय की बात जो कहते हो आप, बेशक कटने का समय है, अरे बारिश होगी, आंधी नहीं आई, ओला नहीं पड़ा, तो किसी पुराने किसान से पूछना भाई आपकी ये जो बूंदाबांदी हुई है इससे आपको नुकसान है, वो ये कहता है जी अनाज बरस गया, ये कहेगा। अब जो मॉडर्न किसान है, अब हमारी उम्र तो 78 साल है, हमारे को तो अनुभव है उन बुजुर्गों का जो खेत में काम करते थे, वो कहते थे ये बात, भाई सीधी बारिश से कभी नुकसान नहीं होता, बारिश से नुकसान होता है, आंधी ओले से नुकसान। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वाकई में नुकसान नहीं होता, और आप उस बात पे कायम हैं? कायम नहीं, सारे किसान कायम है, पूछ लो किसी से। क्योंकि मंडियों में हम देख रहे हैं कि मंडियों में पता क्या जी, खेत की बात अलग है, मंडियों के अंदर जो बारिश होती है उसका तो नुकसान है, मंडियों में तो नुकसान है, खेत की बात थी है, लेकिन सारी खेत में नहीं, सारी मंडियों में नहीं। अभी तो सीजन शुरू हुआ है ये, लेकिन इससे हम ये कहते हैं अभी बादल की चाल देख के हमने अपनी चाल भी बदल लेनी चाहिए। हमने 6 महीने की फसल है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अगर अभी मौसम विभाग क्या कह रहा भाई बारिश है 1 हफ्ते की 8 तारीख तक, और ये आज तारीख कितनी है, बस हो गया बारिश का सीजन, सीजन खत्म हो गया। ये कहा था भी 7-8 तारीख तक आप संयम रखो। अब उसमें कहीं नुकसान हुआ है ओले का, वो नुकसान है, कहीं आंधी से नुकसान है, वो नुकसान है, जैसे सीधी बारिश है जहाँ पर कोई नुकसान नहीं। अब क्योंकि पूरा बवाल विपक्ष ने तो मचा रखा है, कह रहे हैं भाई इतनी भारी समस्या हो रही है किसान को, सरकार गंभीर ही नहीं है। अब ये बायोमेट्रिक लेके आ गए, कह रहे हैं भाई बायोमेट्रिक करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन होगा किसान का, तो बहुत किसान परेशान है या विपक्ष परेशान है? इसके बारे में आपसे एक बात कह रही है, हमारे यहाँ जो था ये जो पैसे डलने थे किसान के खाते में, मैं किसान हूँ, मैं अपनी ट्राली ट्रैक्टर लेके बहुत खेती करता हूँ, बहुत मेहनत से करता हूँ, सारी मंडी में ले जाता हूँ, बिक जाती थी।
पैसे मेरे खाते में नहीं आते थे। हम्म, वो एक परंपरा थी, आड़ती खाते में जाते थे। हम्म, और मेरे को जब जरूरत पड़ी पैसे की तो मेरे को तो पर्ची मिली, खाद ले जा पर्ची ले जा, कपड़ा ले जा पर्ची ले जा, लोहा ले जाना पर्ची ले जा, डीजल ले जाना पर्ची ले जा। मैं तो पर्ची तो इकट्ठा करता रहा, मैंने पैसे तो मिले नहीं। और लेकिन ये जब आप मोदी, कांग्रेस की सरकार की बात कांग्रेस कर की रहे सरकार की, हैं? अच्छा। जब मोदी जी ने ये कहा भी हम किसान की आमदन बढ़ाएंगे, तो मोदी जी इसको लेके आए भाई जिसका अनाज उसी के पैसे, 48 घंटे में खाते में पैसे बढ़ाने लगे। अब इस बात पे भी मंडियों में विरोध हुआ। किसने किया? किसान बोला था जो जी मोदी जी गलत कर रहे हैं। लेकिन जब पैसे आ गए अब फिर कहने लगे वो हो मोदी जी तो ठीक कर रहे थे, हम गलती पे थे। अपनी बात को मान लिया। जब वो विरोध कर रहे थे वो मान लिया। अब दान का सीजन था पीछा, बड़ा बबेला जी दान के अंदर गड़बड़ हुई। अब गड़बड़ को सुधार करे फिर रौला पाए। घोटाला कह रहे हैं, धान घोटाला हुआ प्रदेश में बहुत बड़ा। देखिए मैडम बात यह है ना, गड़बड़ का यही अर्थ हुआ कहीं कुछ फॉल्ट आया, सरकार का तो फिर उस फॉल्ट को दूर करने का काम है ना। अगर दूर करें फिर शोर मचाए, फिर हम इसको ठीक क्यों कर रहे हो, तो क्या करें? ठीक ना करें? ठीक करने से क्या ये कुछ नहीं है, ये इतना आसान काम है। मंडी में पहले तो क्या था, हमने वो एरिया फिक्स कर दिया भाई इसी में पोर्टल खुलेगा, उसको क्या बोलते हैं भाई? जियो मैपिंग। जियो मैपिंग, हाँ वो एरिया बोलते हैं उसको। वो मंडी का 100 मीटर दायरे के अंदर बाहर भी लगा लो उसको, मंडी का एरिया है वो। मंडी में कोई ट्राली लेके आ गया, उसकी फोटो उतार ली गेट पे, और वो जो उसने पहले से अपना खेत लोड किया पोर्टल पे, भाई मेरे पास तो 10 एकड़ है और गेहूं है, उसकी वेरिफिकेशन करती है तहसीलदार, पटवारी, कानून और सरकार के कुछ और अधिकारी और भी हैं। वो जो वेरीफाई तभी ये ठीक कह रहा, ये ठीक है इसकी फसल है इतनी। लेकिन विपक्ष कह रहा है क्यों करे वेरीफाई? किसान क्यों बार बार जाके प्रूफ दे कि भाई मैं ही किसान हूँ? किसान को कब से अपनी वैलिडिटी या अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ करने की जरूरत? अच्छा जो लीडर कह रहे हैं ना, कुछ MLA भी हैं उसमें, हुड्डा साहब जा रहे हैं बवाल कर रहे हैं कुछ ऐसा है ना, कुछ हुड्डा साहब भी है। हुड्डा साहब को एक बात पूछना, जब आप अपना 1 साल में गुंठा लगा के उसमें ट्रेजरी में जो पूर्व विधायक है जो पेंशन लेता है, कोई राज्यसभा की पेंशन ली होगी और कुछ और भी पेंशन ली होगी, तो उसमें ट्रेजरी में जाके हमने ये सबूत करना पड़ेगा भी मेरा गुंठा लाकर मेरे वो कर लो वेरीफाई, सत्यापन मैं हूँ। साल में 1 बार जाना पड़ता है। वो जाके वहाँ जब करा देते हैं, ये फसल का मैटर है, ये गेट पास उसी का कटे जिसकी फसल है। अगर ये ना हो तो गेट पास घर बैठे काट लेगा, कोई काट लेगा गेट पास। अब आपने सबूत देना भाई मेरी फसल है, मेरी ट्राली, और उसमें 3-4 आदमियों के नाम देते हैं हम। किसान को छूट है भी 3 या 4 आदमियों के नाम पोर्टल पे दे दे, अपने ड्राइवर का दे दे, लड़के का दे दे, मुनीम का दे दे, किसी का दे दे, वो तेरी ट्राली लेके आएगा, उससे वेरीफाई हो जाएगा, उससे अभी ये मेरा खेत का अनाज है। उसके बाद गेट पे तो सिर्फ गेट पास कटता है और कुछ नहीं होता। नहीं तो जैसे पहले ये इस बात को लेके भी शोर मचा है कि किसानों को एक लिमिटेड टाइम ही दे दिया गया कि इसी दरमियान मंडी में एंट्री मिलेगी। बाद में विपक्ष ने सवाल उठाए तो सरकार ने 24 घंटे इस समय अब ये बताओ, दिन रात गेट पास। एक बात है, परसों मैंने चेक किया 70,000 गेट पास कटे, 1200 गेट पास ऐसे थे 1251 जिनका सत्यापन नहीं हुआ। उनके लिए हमने कह दिया भी जिसका एरिया वेरीफाई नहीं हुआ तो उसको वापस नहीं भेजना, उसका नाम लिखो, उसके मोबाइल लिख लो और उसका आईडी फार्म आईडी है, उसकी किसान आईडी है, वो नोट कर लो। किस आड़ती पे जाएगा उस आड़ती का नाम लिख लो, और अपने जो सेक्रेटरी जो है वो अपने उस पे लैपटॉप पे उसको फीड कर लेगा। जब वो वेरीफाई हो जाएगा वो पोर्टल पे चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर उसको किसी भी आदमी तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि बिल्कुल भी किसानों को प्रॉब्लम आए ही नहीं, कोई ना प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। तो विपक्ष तो जाके मंडियों में बवाल कर रहा है। प्रॉब्लम विपक्ष को तो है जी, उसकी सरकार नहीं बनी, ये प्रॉब्लम है। उनका मैटर कुछ नहीं है जी, वो तो सरकार को रो रहे हैं। हुड्डा साहब की वीडियो देखी? हुड्डा साहब तो ये कह रहा जी, जिस दिन रिजल्ट आया था घोड़ा तंगा लेकर गया था, मुख्यमंत्री बन के आऊंगा मैं, उसको दिक्कत वो है, उसको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ वो ये तो है अभी तो मुख्यमंत्री बना।
तो मतलब सिर्फ रोटियां सेकने का काम कर रहा है। रोटी देवी हो तो वे परोंठे सेक रहे जी, रोटी रोटी क्या। अभय चौटाला भी कह रहे हैं कि भाई सरकार ने किसानों को तंग किया तो मैं सरकार की तसल्ली करा दूंगा। देखो अभय चौटाला तो एक बड़ा किसान है, वो कंबाइन चला लेता है, हल भी चला लेता है, हल नहीं जानता चलाने वो, हल तो हम जानते हैं, हल खेती तो मैंने करी। तो मतलब सिर्फ ये एक तरह से आप कह रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा क्रिएट की गई बातें हैं। क्रिएट की बात ये तो सुधार है, सुधार तो चलता रहता है। देखो ये परिवर्तनशील है सिस्टम, पहले क्या था अब क्या आगे क्या होगा, कितना नहीं तो मतलब अगर सुधार भी हम करते हैं तो हाँ। उसके पीछे भी एक सोच होती है, सोच होती है ना। है कोई जी। प्रॉब्लम आती है तो उसी का सोल्यूशन हम करते हैं। हाँ, तो ये हाँ। प्रॉब्लम पहले आ रही थी कि भाई हरियाणा के किसानों की फसल ना आकर या दूसरे प्रदेश के किसान यहाँ पर आ रहे थे, फसल बेच रहे थे, इस तरीके भी की नहीं देखिए चीजें थी। वो वैसा है, हमारे मुख्यमंत्री अलग अलग है, हम ना केंद्र, हमारा देश एक है, हम्म, प्रदेश अलग अलग है, अलग अलग सरकार है, अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग कृषि मंत्री हैं, सब कुछ है। हमने हरियाणा के लोगों का काम देखना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश का देखना, पंजाब की सरकार ने पंजाब का देखना। अब ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे वार्ड है, एक वार्ड का पंच अपने वार्ड का काम देखेगा, दूसरा दूसरा देखेगा, एक सरपंच अपने गांव का काम देखेगा, दूसरा दूसरा देखेगा, एक ये तो सिस्टम है। मतलब बस आप हरियाणा के किसानों को सशक्त करने के लिए ये तमाम बिल्कुल चीजें बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने किसान यूनियंस का भी जिक्र किया, और बहुत बार ऐसा देखा भी गया है कि जो किसान यूनियन होती हैं, इनके नेता होते हैं खास तौर पे, ये किसानों को तमाम मुद्दों पर मरगलाते हैं, ध्यान भटकाते हैं और अपने हितों के लिए, अपने निजी हितों के लिए पूरा कियोस्क क्रिएट करते हैं। देखिए ये नारे तो हम भी लगाते रहे पहले, ऐसा नहीं है। जो यूनियन है, यूनियन तो अपना काम देखेगी, जैसे जैसे लेबर यूनियन है वो लेबर की बात करेगी, अब पहलवानों की यूनियन है वो पहलवान की बात करेगी, कर्मचारियों की यूनियन है। नहीं, कुछ स्थापित ऐसे किसान नेता हैं, फायदा अपना अपना करते हैं लेकिन नारे सबसे लगवाते हैं। वो तो देखिए बीच में ऐसा है तो, लेकिन फिर भी किसानों की आवाज तो उठाते हैं वो, लेकिन फिर अपनी बात भी ज्यादा अभी रखते हैं, लेकिन वो ना करें फिर कोई दिक्कत। तो अभी सैनी साहब ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं आप लोगों को? सैनी साहब ने तो इंस्ट्रक्शन ये दी भी, ये जो अप्रैल का महीना है फील्ड में रहो, मंडियों में रहो, जब तक एक एक दाना किसान का नहीं खरीदा जाता तब तक फील्ड में रहना। हम देख रहे हैं तमाम मंत्री जा भी रहे हैं ग्राउंड पे जाकर, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं किसी तरीके की कोई परेशानी उनको नहीं हो। तो सैनी साहब के ये आदेश साफ तौर पे ये भी आदेश है। तो आपसे जब किसान नेता मिलने आते हैं, किसान मिलने आते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि भाई आपके कामकाज से, सरकार के कामकाज से खुश हैं कि भाई सरकार ठीक काम कर रही है, या किसानों में किसी चीज को लेके प्रॉब्लम है? देखिए दोनों तरह के किसान हैं, जो इस बात को समझ लेते हैं वो तो संतुष्ट हो जाते हैं, जो धरने पे बैठे हैं वहाँ वातावरण कुछ और तरह का, विरोध का वातावरण है, वहाँ दिमाग बनाया अभी विरोध ही करना। लेकिन जब वो हमारे से मिलते हैं, हम उनकी समस्या तो पूछते हैं, वो सहमत भी हो जाते हैं, काफ़ी हो जाते हैं, काफ़ी नहीं होते, ऐसा नहीं है अभी सारे एक तरह हैं, ये तो चलता रहता है। लेकिन सरकार किसानों के साथ है। तो किसान चाहे धरना करें, चाहे प्रदर्शन करें, चाहे सवाल पूछें, आप जवाब सबके देंगे? बिल्कुल देंगे, हम जाते हैं उनके पास, हम भी किसान हैं, हम तो उनसे ज़्यादा ही जानते हैं खेती के बारे में, तो जो धरने पे बैठे हैं ना उनसे ज़्यादा हम जानते हैं। तो धरने से उठेंगे? हाँ, खुद पहले किसानों के लिए सारे काम करे हमने, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे को नहीं लगता भी ये कोई वैसे वैसे हैं बेचारे किसान। जिस चीज में कोई डर जाता है ना पहले, उसी चीज को पसंद करने लग जाता है। किस वातावरण में रह रहा, किस ढांचे में रह रहा, जब वो कोई परिवर्तन की बात आती है ना तो उससे लगता है पता नहीं क्या परिवर्तन। तो आपको ऐसी कोई शिकायतें आती हैं क्या कि भाई पोर्टल से हमें बड़ी दिक्कत है, या हर चीज सरकार ने पोर्टल पे डालने के लिए कह दिया है तो हमें बड़ी इस बात से तकलीफ हो रही है, हम नहीं डालना चाहते? कोई किसान कहता है? देखिए एक बात है, पोर्टल बड़ी काम की चीज है। अब जो पहले खाद था वो आधार कार्ड पे मिलता था, आधार कार्ड तो 140 करोड़ के पास है, लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये जो खेत का रिकॉर्ड है ये किसान के पास है। अब खेत खाद किसके लिए है? खेत के लिए। 3000 सब्सिडी मिलती है एक बोरी पे केंद्र की सरकार से, वो खेत के लिए मिलती है। भाई खेत वाले को खाद दो,
अब हम दे रहे थे यहाँ आधार कार्ड वाले को, आधार कार्ड तो सारे ले रहे। हमने जब इसको किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश करे अभी खेत वाले को खाद दो, तो मेरी फसल मेरे ब्यौरे पे खेत का रिकॉर्ड है, तो मेरी फसल मेरे ब्यौरे पे खेत का रिकॉर्ड है, फसल का रिकॉर्ड है, तो उसके साथ आधार कार्ड को लिंक कर दिया। लिंक करने से खाद कह दिया भाई जिस पे मेरी फसल मेरे ब्यौरे से लिंक करो और खाद ले जाओ, खाद मिल गया। अब बाकी रह गए इस आधार कार्ड वाले को कहते जी हमारे को भी दो, माँ खेत है, चुप, हमारा खेत है भाई, कहा ना जी खाद क्या करोगे, वहाँ रेडियो थोड़ी है ये बांटेंगे हम इसको, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है, अभी खेत वाले को दो। हमने खेत वाले को दिया, 2 महीने में 700 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी का फायदा हो गया। अब मेरी ये जो पोर्टल है ये तो बड़ी काम की चीज है, काम की चीज है। मतलब किसान आते हैं आपके पास, किसान नहीं आते कोई शिकायत करने के लिए, मतलब किसान देखो ऐसा, किसान वो आते हैं जो उनके कहने से चलते हैं। अब तो जो शोर मचा रहे हैं देखो, चलेगा साथ साथ चलेगा, काम तो चलता रहेगा, यूनियन भी काम बड़ा काम करती रहेगी, सरकार अपना काम करती रहेगी, हम उनको समझाते हैं बार बार, उसमें से 100 बैठे हैं 10 समझ गए, फिर अगले एक दिन में 20 समझ गए, 30, धीरे धीरे करके सारे समझ जाते हैं भाई सारे फायदे की बात है, नुकसान नहीं है। क्योंकि सरकार भी नॉर्मल चीज़ों को लेके तो बात कर ही रही है, लेकिन किसानों को ऑर्गेनिक खेती की तरफ प्रोत्साहित कर रही है, या फिर दूसरे खेती की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी लेकर। देखिए ऑर्गेनिक खेती के लिए तो इसलिए कर रही है, अभी जो पेस्टिसाइड से, दवाई से और खाद से, डीएपी से जो जमीन में जहरीलापन आया, तो उसमें अनाज में भी जहरीलापन आ गया, तो जहरीलापन आया तो शरीर में बीमारियां आ गई, कैंसर जैसी बीमारी आ गई। अब ये देश के सामने एक बहुत बड़ा वो है भाई, हम इस बीमारी से कैसे बचें, जैसा खाएंगे वैसा मन। अब खाना ठीक करे आपके लिए तो प्रकृति खेती से आपका अनाज स्वस्थ हो जाएगा, जमीन की सेहत स्वस्थ हो जाएगी। कार्बन है जो हमारा, मैडम उसे नहीं समझ पाओगे आप, वो कार्बन जो है वो इससे यूरिया से, पेस्टिसाइड से खत्म हो जाता है, जमीन करड़ी हो जाती है और वो उसके अंदर बीमारियां आ जाती हैं। अभी पिछली बार देवव्रत आचार्य जी हमारे, मैंने खेती तो नहीं की राणा साहब, लेकिन ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझती जरूर, तो समझते हमारे बड़ी अच्छी बात है, फिर तो और भी आसान हो जाएगा काम। लेकिन कई बार कुछ चीजें है ना समझना, अभी तो बातचीत महात्मा गांधी जी ने कहा अभी जब जानकारी हो तो तभी बात का फायदा होता है, नहीं तो फिर बात का कोई ऐसा तंत्र नहीं निकल पाता, जानकारी से निकल जाता है भी, अगर समझ हो इस बात की भी जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। ये टॉपिक ऐसा है एग्रीकल्चर का, ये 3 तरह की खेती, जैसे बच्चे 3 अपने गुरुकुल है कुरुक्षेत्र में, आचार्य जी देवव्रत जी गवर्नर है गुजरात के, उन्होंने, वो भी एक देसी परिवार से ही पैदा हुआ है, उसने खेती करी, पहले तो उसने खेती करी और ये जो अपने जो खाद वाली हम कहते हैं भाई, खाद से, दवाई से हम खेती करते हैं। दूसरा फिर उसने जैविक भी करी, फिर उसने प्रकृति करी। उसका अपना तजर्बा ये कहता है भी प्रकृति खेती ही बेहतर है। प्रकृति खेती के लिए हम रासायनिक खेती से बचें, और जैविक खेती हम कर सकते हैं, वो लंबा प्रोसेस है, उसमें खाद गोबर ज़्यादा चाहिए, लेकिन प्रकृति खेती में 10 किलो गोबर चाहिए सारा, उसमें ड्रम में डालेंगे, जीवामृत तैयार हो जाएगा, वो अपने खेत में जाएगा, उससे आसान हो जाएगा। देसी गाय में 30,000 की सब्सिडी है, खेती तो 3 महीने के 4 महीने के बाद होगी। देसी गाय घर में आ गई, दूध आ गया, घी आ गया, लस्सी आ गई, तो मौज होगी। ये प्रकृति खेती का तो फायदा ही फायदा। युवाओं को भी बहुत आप गोबर गैस प्लांट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गोबर युवाओं के लिए तो कह रहे हैं ना, युवाओं को तो हम ये कह रहे हैं भी गोबर गैस प्लांट लगाओ घर में। एक घर का खर्चा 60-70 हज़ार का गैस का, अगर गोबर गैस प्लांट लगेगा तो 1 पैसा खर्चा नहीं। अच्छा, फिर सोलर लाइट लगाओ, 50,000 का बिजली का बिल बचेगा, वो फायदा ही फायदा है। और जो सब्सिडी मिलेगी, हाँ सब्सिडी मिलेगी। अगर प्रकृति खेती करोगे, डीएपी यूरिया से पैसा बचेगा, सरकार बाहर एक्सपोर्ट से पैसा मंगाती है, सरकार का विदेशी मुद्रा बचेगी। ये प्रकृति खेती में तो गाय आने से गोबर गैस प्लांट, सोलर लाइट और खाद से बचत, और स्प्रिंकल सिस्टम से अगर हम खेती शुरू कर दें 80% पानी की बचत। पानी एक समस्या है, पानी की समस्या है। और खाद है जो 1 कट्टा वो 10 किलो में काम चलेगा, उसमें पानी मिला के स्प्रे होता है खाद का, वो बहुत बचत। अगर देश के आज किसान, भारत के किसान एक बात का इरादा कर लेंगे, हमने विदेश से खाद का यूज नहीं करना,
तो हमारे पास इतना खाद तो है भाई, हम स्प्रिंकल सिस्टम से खेती करके सारा पैसा सरकार का बच सकता है। ये विकास पे लगता तो है। सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार इस दिशा आगे हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को तो संदेश मेरा तो बहन जी एक ही था, बादल की चाल देख के अपनी चाल चलते रहो। प्रकृति पे आधारित खेती है, प्रकृति का मूड देख लो। अगर बादल है तो थोड़ा शांति कर लो, और जब राड़ा हो तो अपनी फसल काट के मंडी में ले आओ, एक एक दाना खरीदा जाएगा। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। चाहे कोरोना काल आ गया, चाहे युद्ध आ गया, एग्रीकल्चर अपनी जगह खड़ी रही, मजबूत है। भारत देश दुनिया को अनाज खड़ा सकता है, हमारे किसान में इतना दम है। 2029 में बीजेपी का क्या भविष्य देख रहे हैं? बीजेपी का देखो भविष्य तो संगठन पे चलता है बहन जी। जो पार्टी संगठन बना के चलेगी उसका भविष्य है, और जो हवा में चलेगी कहीं ना कहीं गिरी जाओगे। संगठन हमारा प्रायोरिटी है और राष्ट्रवाद हमारी नीति है। INLD कह रही है 2029 में हम सरकार बना के ही रहेंगे। देखिए अभी अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर तो पार्टी खत्म हो जाएगी। ये तो सब नहीं कहना चाहिए, जितने भी पार्टियां देश में प्रदेश में, उनका विचार तो यही होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बना पाएंगे? देखिए मेहनती लोग तो है, वो मेहनती है। अगर अभय चौटाला मेहनती है। हाँ, अभय चौटाला मेहनती है। अभी अगर मेहनत देखो, फल तो सारा संगठन का है। संगठन बनाने में जो पार्टी कामयाब हो जाती है उसके रिजल्ट बेहतर आते हैं। अगर वो संगठन नहीं बना पाए, बात ही बात करते रहे, तो फिर तो बात अलग है। और अजय चौटाला, उनकी मेहनत में कितना दम देखने को मिलेगा? नहीं, मेहनती हैं वो, उसके साथ काम किया, देवीलाल जी के दादाजी के साथ किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ किया। देखो एग्रीकल्चर फील्ड में जितना नेतृत्व उभार के आया वो यही फैक्ट्री है। देवीलाल जी के समय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे राजनीति में खूब आए, चौटाला साहब के टाइम में खूब आए, और वो लग ही रहे थे, वो तो परिवार टूट गया। थोड़ा नुकसान तो है ही उसका, बाकी लेकिन मेहनती हैं, मेहनत लग रहा है वो कर लेंगे आगे। वो लेकिन जो योजना बीजेपी के पास है तो ऐसी तो योजना किसी के पास नहीं है। राजनीतिक गुरु कौन है आपका? मतलब किसे अपना आदर्श मानते हैं राजनीति में? देखिए ऐसा है ना, जो काम का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। अपने हमारे पास हम 3 प्रोग्राम चलाते हैं, सरकार के हैं। सरकार प्रायोरिटी पे, फिर पार्टी का काम, फिर अपनी कोई योजना चला के चलते हैं। जो पार्टी से टाइम मिलेगा, सरकार से टाइम मिलेगा। नहीं, आदर्श पूछ रही हूँ आपका। नेता बतौर आदर्श किस नेता को आप अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? देखिए आदर्श तो इस टाइम हमारे मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री है, और नायब सैनी जी हमारे मित्र हैं। देखो संघर्ष तो इनके साथ मिलके करना पड़ता है। जैसे आदेश करेंगे पार्टी का या सरकार की तरफ से, उसकी पालना करेंगे। अभी जहां आदमी ईमानदारी से काम करता है वही सिस्टम चलना चाहिए। देखो संघर्ष है, ये संघर्ष में आदमी ने अपना लालच निकलना चाहिए, जो पार्टी का आदेश है उसको पालना करना चाहिए। तो रिटायरमेंट लेने का श्याम सिंह राणा साहब का कोई विचार है कि नहीं? क्योंकि बीजेपी में कहते हैं 75 पे रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन आप 78 पे भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मजबूती से किसानों के लिए तमाम नीतियां बना रहे हैं। रिटायरमेंट का कोई विचार है? भीष्म पितामह तो है नहीं, लेकिन भीष्म पितामह जी के सामने कोई युवा नहीं टिक पाया था। तो मतलब अभी और पारी लंबी खेलने का विचार है आपका? नहीं, चलो विचार तो हमारा क्या, तो विचार तो संगठन का होता है। व्यक्तिगत विचार का कोई मायना नहीं होता। ये तो संगठन के विचार है, संगठन जैसा आदेश करता है वैसा होता है। लेकिन लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप 78 में भी उतनी मजबूती से आवाज उठा रहे हैं जितनी कोई एक युवा उठा सकता है। उसमें मैडम एक बात है, देखिए अनुभव आदमी का ज्ञान होता है। अब आप ये बात की उम्र की बात करते हो, मैं आपको अनुभव की बात कहता हूँ। मोदी जी संगठन में रहे, प्रभारी रहे, हिमाचल के, पंजाब के, हरियाणा के और प्रदेशों के रहे। 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 साल से प्रधानमंत्री है। इनका जो अनुभव है वो ज्ञान है। इस ज्ञान का फायदा किसको? देश को। क्या दुनिया में ऐसा नेता है जो इतना अनुभव वाला हो? ट्रंप का तो ये नहीं पता है सुबह क्या करा, शाम में क्या करा। मोदी जी के बारे में कुछ बोलते हैं क्या?
बहुत सुधरी लैंग्वेज है उसकी। ऐसा नहीं है अभी बार बार ऐसा कुछ पता भी नहीं लगता, बल्कि वरना काम से पता लग जाता है उसके। तो आप भी अपने अनुभव के आधार पे ही आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये ज्ञान है, अनुभव ही ज्ञान है, और इसका फायदा पार्टी को मिलेगा, संगठन को मिलेगा। उम्मीद है पार्टी और संगठन को ये फायदा जल्दी ही मिले। मिलता है उसके, कोई भी हो जाए। तो ये तो अपना अनुभव तजर्बा होता है, उससे जो सीखता है। अब एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के आदमी हम, एग्रीकल्चर के बारे में कोई अधिकारी बात करे तो पता लग जाएगा, सारी जानकारी है। बिल्कुल, और इसीलिए शायद आपको ये विभाग भी दिया गया है। चलो विभाग तो खेती बाड़ी का हमारा अपना बचपन का है जी, खेती बाड़ी तो हम बचपन से ही करते हैं। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि आपको बहुत बारीकी से समझ है। तो सरकार में भी बहुत सोच के ये विभाग दिया गया है कि भाई श्याम सिंह राणा साहब को देंगे तो किसान की तरफ से सोचेंगे। हमने 3 चीजें की असर पाया। ये कहते थे मोदी जी के काल में, मोदी जी ने दुगनी आमदन का वादा किया था। विपक्ष वाले, अखबार वाले सब बार बार पूछते दुगनी नहीं हुई जी, दुगनी नहीं हुई। आपने बहुत से डेडलाइन भी तो दी ना, किसान की आय दोगुनी कर देंगे। मैंने उनको कहा भाई पहले ये तो बताओ थी कितनी, वही तो दुगनी करेंगे। विधानसभा में कहा, 37 विधायक बैठे कांग्रेस के, कोई विधायक आमदन कितनी थी, चुप। जब उनको यही नहीं पता, दुगनी की बात करते हैं। हमने कहा भी हम बता दें, हमने बताई, आमदन थी नहीं। मोदी जी ने शुरू करी आमदन, तो उनके खाते में पैसे डाले, तब से आमदन शुरू हुई। अब ये कहते थे खाद की बात खत्म करी। अब ये कहते थे जी इसका योजना बदल दी, ये जो मनरेगा, इसके बारे में हमने कहा विधानसभा में। हमने कहा भी योजनाएं के नाम तो बदले जाते हैं, सड़कों के नाम भी बदले जाति भी बदल जाती है, लेकिन गोत नहीं बदलता। अब आप देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार में क्या गोत है, गांधी कहाँ से आ गया? तो ये गोत ही बदल लिया उन्होंने, वो तो नाम की बात करते हैं। सबसे बेहतर मुख्यमंत्री आपकी नज़र में हरियाणा के अब तक कौन रहे हैं? देखिए 2 ही मुख्यमंत्री बने, अभी तो दोनों ही बेस्ट हैं। मनोहर लाल खट्टर जी को नहीं, मतलब बीजेपी के नहीं बोल रही हूँ मैं अदरवाइज बोल रही हूँ कि हरियाणा में जितने भी मुख्यमंत्री हरियाणा ने देखे हैं, देखिए आपको सबसे बेहतर कौन से लगे? पहले तो गोदयाल जी बने मुख्यमंत्री, फिर बंसीलाल जी बने, फिर हमारे भिवानी वाले लाला जी बने। नहीं बने तो कई, आप सबसे ज्यादा प्रभावित किससे हुए और सबसे ज्यादा अच्छा काम किसने प्रदेश के लिए किया? देखिए इसमें जितने भी मुख्यमंत्री बने, वो परिवार का तो सिस्टम सब ने चला के रखा। अगर कोई परिवार का सिस्टम खत्म किया तो वो मनोहर लाल खट्टर जी है। तो मनोहर लाल जी खट्टर आपकी पहली चॉइस के मुख्यमंत्री वो थे जिन्होंने प्रदेश के अंदर बीजेपी की छवि को बरकरार रखा। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बहुत दिलचस्प बातचीत हुई, इतना जाना आपके बारे में, और पूरे प्रदेश के लोगों को भी मुझे लगता नहीं है कि ये बातें जानकारी भी होगी, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद ये तमाम चीजें पता चल पाएंगी। अच्छी बात है, प्रदेश के तो दूसरे प्रदेश के भी सुन रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए यार। जो अनुभव की बात है उस पर ध्यान करना चाहिए। सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये बहुत ही दिलचस्प बातचीत आपने सुनी श्याम सिंह राणा साहब के साथ, अपने तमाम अनुभव हमारे साथ साझा किए। साथ ही साथ किसानों को एक बात साफ तौर पे हमारे चैनल के माध्यम से भी बता दी है कि आप यकीन मानिए, विश्वास रखिए कि सरकार आपका एक एक दाना खरीदेगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो किसानों के लिए सरकार हमेशा खड़ी है और तमाम चीज़ों को लेके किसानों के बारे में ही सोच रही है, आने वाले कल के लिए सोच रही है। इसीलिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि भाई आप पानी भी बचाइए, आपकी इनकम कैसे ज़्यादा हो इसको लेकर भी आप काम करिए। और ओवरऑल राणा साहब कह रहे हैं कि उम्र भले ही 78 की हो गई है, लेकिन अनुभव इतना बड़ा है और उसी अनुभव का फ़ायदा पार्टी को लगातार देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए टायर्ड नहीं है। तो रिटायरमेंट का तो सवाल ही नहीं है। फिलहाल इस खास बातचीत में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए।